नमस्कार दोस्तों, नेशनल न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं पीएस परिहार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे 5 जून के प्रमुख समाचार पत्रों की प्रमुख हेडलाइंस की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन लोगों ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले हम लोग लेते हैं हिंदुस्तान समाचार पत्र को, जल्दी से देख लेते हैं। उम्मीद है बच्चों को इसी माह से वैक्सीन मिल जाएगी। ये एक अच्छी खबर आई है तीसरी लहर के बीच में। लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार शुक्रवार को संकेत दिया कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन इसी महीने आ सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि अभी कोवैक्सीन के बच्चों पर परीक्षण शुरू हुए, लेकिन उसके पूरे होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि परीक्षण प्रतिरोधक क्षमता के होते हैं, जबकि जायडस कैडिला के टीके के परीक्षण बच्चों पर हो चुके हैं। लिखा हुआ है कि त्वचा में लगाया जाएगा यह टीका, 3 खुराक है जरूरी। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक घोषणा की है कि जुलाई तक रोज 10 लाख टीके लगेंगे। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने पर खास जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जुलाई तक प्रतिदिन कोरोना वैक्सीन की 10 लाख टीके लगाने की व्यवस्था की जाए। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक भर्ती आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 102 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए, उसकी भी सूचना यहाँ पर लिखी हुई है। लिखा है कि एलोपैथी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 102 पदों पर सीधी भर्ती के लिए शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई और अंतिम रूप से भरे जाने की जो लास्ट डेट है वो 5 जुलाई रखी गई है। तो आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जाकर के देख लें। लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है upsc.up.nic, वहां पर आपको विस्तृत रूप से देखने को मिल जाएगा। अगली सूचना है करंट अफेयर से संबंधित है। जस्टिस नारायण बने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, यही उनकी फोटो है। नीचे लिखा प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे जस्टिस बी.के. नारायण को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के 3 साल तक या 70 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो तक के लिए की गई है। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण जो 12 वर्षों के सफल कार्यकाल के बाद में पिछले साल जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उनके बाद में अब इनका जो है नियुक्ति इनकी की गई है। और इसी समाचार के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ कि यूपी टीईटी भी ताउम्र मान करने की तैयारी। अभी केंद्र सरकार ने कहा कि जो सीटीईटी की वैलिडिटी है वो अब लाइफ टाइम कर दी जाएगी और यह आदेश 2011 से लागू होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी घोषणा तो नहीं की है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो यूपी टीईटी होता है उसके बारे में भी सूचनाएं आ गई हैं। लिखा हुआ है कि यूपी टीईटी भी ताउम्र मान करने की तैयारी है। केंद्र सरकार के बाद में अब यूपी में अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र को आजीवन मान करार देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और अभी तक यूपी में टीईटी प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए मान्य है। प्राइमरी व जूनियर स्कूलों यानी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए टीटी अनिवार्य होता है। कोरोना से कुछ और भी राहत भरी खबरें हैं, जैसे कि लिखा 72 दिनों बाद टूटा मौत का सिलसिला। मतलब प्रयागराज में 72 दिनों के बाद एक भी मौत शुक्रवार को नहीं हुई है, उसके बारे में भी यहाँ पर सूचनाएं दी हुई हैं। अगली सूचना ये है कि मृतक आश्रितों को 32 दिन में नौकरी दी जाएगी और ये उन मृतक आश्रितों के लिए है जो कोरोना संक्रमण काल में चुनावी ड्यूटी में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। आज 5 जून है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। उसको लेकर के भी बहुत सारे समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश पाठ्यक्रम को लेकर के है। प्रवेश प्रक्रिया कोरोना की वजह से आगे बढ़ नहीं पाई है, उसको लेकर के भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। कुछ विद्यालयों ने कहा है, कुछ लोगों ने कहा है कि अब जो है मेरिट के आधार पर यानी कि एंट्रेंस एग्जाम न करवाया जाए, एकेडमिक के आधार पर अब एडमिशन लिए जाए। लिखा सीएमपी डिग्री कॉलेज के छात्र संघ परिषद के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह परिहार ने कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को पत्र लिखकर के मेरिट के आधार पर प्रवेश देने की मांग की है। करण सिंह ने कहा कि सभी राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं और सीबीएसई की परीक्षाएं जो है उनके अंक जो होते हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट के, उसको आधार बना करके ऐसा किया जा सकता है। इससे संक्रमण का जो खतरा है वो भी कम होगा। आरओ 2016 का जो सत्यापन है वो 28 से लेकर के 30 जून तक होगा, लेकिन उन्हीं विद्यार्थियों का होगा जिनके पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होगी। इसके बारे में भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लानी होगी निगेटिव होने की जांच रिपोर्ट। सत्यापन के लिए बुलाए गए भर्तियों को आवश्यक दस्तावेज के साथ खुद के कोरोना निगेटिव होने की आरटी-पीसीआर या एंटीजन जांच रिपोर्ट लानी होगी। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार हैंडवॉश और सैनिटाइजर का उपयोग करने और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश भाजपा में बड़े बदलाव के आसार नहीं है। पिछले सप्ताह से बहुत सारी अलग अलग सूचनाएं मिल रही थी, फर्जी सूचनाएं आ रही थी, उसी पर विराम लगा दिया गया है। लेकिन भाजपा नेतृत्व ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि चुनाव के पहले सरकार और संगठन में किसी तरह के बड़े बदलाव के आसार नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बी.एल. संतोष ने पिछले हफ्ते लखनऊ का दौरा करके विभिन्न स्तरों से व्यापक फीडबैक लिया है।
अगले महीने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी राज्य के दौरे पर आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, चूंकि यह देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए वहाँ की तैयारियों के लिए पार्टी को ज़्यादा समय भी चाहिए, वह तब भी जबकि कोरोना के चलते चुनाव की तैयारियां पूरी गति से नहीं हो पाई हैं। तो इस बीच बहुत सारी जो अटकलें लग रही थी उस पर विराम लग गया है कि योगी सरकार को हटाया जाएगा, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी का कोई मजबूत विकल्प के अभाव में और चुनाव के लिए चूंकि समय बहुत कम है, अगर कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा भी तो इतनी जल्दी चीज़ों को समझ में नहीं आएंगी। इसके पहले भी भाजपा बहुत सारे बदलाव कर चुकी है और कुछ भाजपा को फ़ायदा नहीं हुआ था। सन 2000 की बात है कि जब कल्याण सिंह को हटाया गया था, उसके बाद में राजनाथ सिंह, श्याम प्रकाश गुप्ता, बहुत सारे लोगों को बनाया गया था, लेकिन उसमें बात फिर भाजपा आई नहीं 17-18 साल तक। इसलिए भाजपा को रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो योगी को अगर कोई हटा सकता है तो वो उत्तर प्रदेश की जनता। इधर फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। लेकिन 2 बार के विधायक जीएम सिंह के बसपा से इस्तीफा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर शुरू हो गया। बसपा से पिछड़े वर्ग के 2 कद्दावर नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर के निकाले जाने के ठीक एक दिन बाद शुक्रवार को 2 बार के विधायक रहे पिछड़ों के नेता देव नारायण सिंह उर्फ जीएम सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर मायावती पर कई गंभीर आरोप लगाए। आर्थिक समाचार यहाँ पर लिखा है कि जीडीपी का अनुमान घटाया गया, महंगाई पर अंकुश। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ने कोरोना महामारी वायरस से विभिन्न राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को भी पहले 10.5% से घटाकर के 9.5% कर दिया गया। हालांकि मौद्रिक समीक्षा नीति में ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वहीं केंद्रीय बैंक ने महंगाई के अपने अनुमान में हल्की कमी की है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में 5.1% खुदरा महंगाई का अनुमान लगाया है। और यहाँ कुछ फैक्ट हैं आप लोगों को देखना चाहिए कि रेपो रेट जो है मौजूदा दर 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25 है और बैंक रेट अभी भी 4.25 ही है। और यहाँ पर जो अगर पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ने जो वृद्धि दर जीडीपी की वो कितनी अनुमानित की है, तो अब इसको 9.5%, ये देखिए लिखा है 10.5% से घटाकर के 9.5% कर दिया गया है। वहीं पर विदेशी मुद्रा भंडार 8वें सप्ताह बढ़ता हुआ पहली बार 598 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार 28 मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा का देश में भंडार 5.27 अरब डॉलर से बढ़कर के 598.16 अरब डॉलर पहुंच गया। खबरें खेल जगत की हैं। फ्रेंच ओपन चल रहा है इस समय और लिखा है चैंपियन नाडाल की जन्मदिन पर रिकॉर्ड जीत है। नीचे यहाँ पर लिखा कि गुरुवार की रात पेरिस में फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर के मैच में दौरान रिचर्ड गास्किया के खिलाफ सर्विस करते ये फोटो उनकी यहाँ पर लगी हुई है। फिलहाल राफेल नडाल जो है वो तीसरे दौर पर अभी पहुंच गए हैं। 5G के खिलाफ जूही चावला ने जो याचिका दाखिल की थी वो खारिज कर दी गई है और 20 लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया है। अगला समाचार पत्र है अमर उजाला। लिखा सुपर संक्रामक डेल्टा ने ही दूसरी लहर में देश में ढाया कहर, अस्पतालों की ओपीडी खुल गई है, नहीं पहुंचे कई चिकित्सक। लिखा हुआ है कि गैर कोविड मरीजों के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा, सामान्य मरीजों के लिए भी ओपीडी जो है वो खोल दी गई। एसएससी ने जारी किया एसआई परीक्षा का रिजल्ट। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने दिल्ली पुलिस सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर और सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2019 के तहत पीईटी पीएसटी के परिणाम घोषित कर दिए हैं। लिखा हुआ है ओलंपिक टिकट ले चुके पहलवान सुमित डोप में फंस गए हैं और जिस मैच में इन्होंने ओलंपिक का इनको टिकट मिला था, क्वालिफाई हुए थे, उसी मैच में ये पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछली बार भी नरसिंह यादव थे जो इसमें फंस गए थे और वो बाहर हो गए थे। रियो ओलंपिक के लिए उनको जाना था। तियानवे नरसंहार की बरसी पर हांगकांग में तनाव। चीन में सन 1989 में लोकतंत्र की मांगों को लेकर के कुछ छात्रों ने आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था, उन पर गोलियां चलाई गई थी। बहुत सारे जो छात्र हैं वो शहीद हो गए थे और इसी की आज बरसी है। लिखा है हांगकांग में इसी के तहत नरसंहार की 32वीं बरसी पर हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों ने मोमबत्ती जला करके उस घटना को याद करना चाहा तो इससे सख्ती की गई और 30 वर्षीय लोकतंत्र समर्थक चाउ हैंग तुंग को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सूचना है ओलंपिक को लेकर के पशु पेश में जापान यामागुची। असल में जापान में ओलंपिक होना है और वहां की जो जनता है चाहती है कि जापान में ओलंपिक ना कराया जाए कोरोना काल में। इसको लेकर के भी सूचना है। लिखा है जापान की सबसे प्रसिद्ध ओलंपियनों में से एक जापानी ओलंपिक
ओलंपिक समिति की कार्यकारी सदस्य काओरी यामागुची का मानना है कि जापान कोविड-19 के दौरान टोक्यो खेलों के आयोजन को लेकर के पसोपेश में है। एक संपादकीय में यामागुची ने मुखर होकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, सरकार और स्थानीय आयोजक जापानी जनता के ओलंपिक के व्यापक विरोध की अनदेखी कर रहे हैं, चूंकि जापान की जनता में 50 से 80% जनता इसका विरोध कर रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के बहुत बहुत धन्यवाद।